नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी जानी पहचानी आदत पर बात करने वाली हैं जो स्टॉक मार्केट में हम सब ने देखी है, झुंड में चलने की आदत यानी हर्डिंग बिहेवियर। बिल्कुल। ये कुछ ऐसा है कि आप किसी अनजान शहर में खाने की जगह ढूंढ रहे हो और जिस रेस्टोरेंट के बाहर सबसे लंबी लाइन देखते हैं वहीं चले जाते हैं। आप ये मान लेते हैं कि इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते। क्या बात है, एकदम सही उदाहरण। और आज हम यही समझेंगे कि निवेशक अपना पैसा लगाते समय अक्सर ठीक यही काम क्यों करते हैं, मतलब अपना होमवर्क करने के बजाय भीड़ का पीछा क्यों करते हैं। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास 3 बहुत ही अलग अलग नजरिए वाले स्रोत हैं। हाँ, पहला है सचेताज जर्नल की एक स्टडी जो खास तौर पर भारतीय निवेशकों के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करती है। दूसरा स्रोत है ग्रंथालय पब्लिकेशंस का एक रिसर्च पेपर जो इस पुरानी आदत में कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के नए तड़के की जांच करता है। और तीसरा हमारे पास है महान अर्थशास्त्री रॉबर्ट शिलर की मशहूर किताब इरैशनल एक्सुबरेंस का सार, जो इस पूरे खेल के पीछे के मनोविज्ञान की जड़ तक जाता है। तो हमारा मिशन साफ है। बिल्कुल। इन सभी स्रोतों को मिलाकर ये समझना कि ये झुंड आखिर बनता कैसे है, सोशल मीडिया इसे कैसे एक नए लेवल पर ले गया है, और सबसे जरूरी बात, इसका हम सबके निवेश पर क्या असर पड़ता है। चलिए इस भीड़ के दिमाग में उतरने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस शब्द झुंड व्यवहार को थोड़ा और साफ कर लेते हैं। हाँ, साचेतास की स्टडी इसे सीधे तौर पर कहती है जब लोग अपना विश्लेषण करने के बजाय दूसरों के कामों की नकल करते हैं। पर ये सिर्फ नकल नहीं है ना? इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक तूफान छिपा है। और ये कोई आज की बात तो है नहीं। मुझे याद है कि रॉबर्ट शिलर की किताब का जो नाम है इरैशनल एक्सुबरेंस, हाँ, तर्क रहित उत्साह, ये शब्द असल में 1996 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन ने इस्तेमाल किया था। बिल्कुल, वो .com बबल का जमाना था और ग्रीनस्पैन बाजार को एक तरह से चेतावनी दे रहे थे कि भाई सब कुछ हवा में लग रहा है, कीमतें असलियत से कोसों दूर हैं। और शिलर अपनी किताब में इसी को एक सट्टेबाजी के बुलबुले मतलब स्पेक्युलेटिव बबल का मनोवैज्ञानिक आधार बताते हैं। हाँ, होगा ये है कि कीमतें बढ़ने की खबरें निवेशकों में एक तरह का जोश भर देती हैं और फिर ये जोश एक से दूसरे में फैलता है। बिल्कुल, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में किसी कंटेजियस बीमारी की तरफ फैलता है। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि साचातास की स्टडी इसी वैश्विक घटना को एकदम देसी संदर्भ में देखती है। हाँ, उन्होंने गुजरात के शहरी इलाकों के 489 सैलरीड लोगों पर सर्वे किया। वो लोग जो एक्टिवली स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। तो ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये असल निवेशकों का डेटा है जो हमें जमीनी हकीकत बताता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि जो सिद्धांत अमेरिका में काम करते हैं क्या वो भारत में भी वैसे ही लागू होते हैं या यहाँ की कहानी कुछ अलग है। इससे मेरे मन में एक सीधा सवाल आता है, आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? अपनी मेहनत का पैसा दांव पर लगाकर किसी और के फैसले की नकल करना, ये सुनने में तो बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं लगता। यही तो $1 मिलियन का सवाल है और साचेतास अध्ययन इसका जवाब देने की कोशिश करता है। उन्होंने 4 मुख्य मनोवैज्ञानिक वजह पहचानी हैं जो भारतीय निवेशकों को झुंड में शामिल होने के लिए उकसाती हैं। अच्छा, कौन कौन सी? पहला है जोखिम से बचना, मतलब रिस्क अवर्जन। दूसरा है कुछ छूट जाने का डर, यानी फोमो, जो हम सबको होता है। हाँ। तीसरा है अनुमान, यानी मानसिक शॉर्टकट, ह्यूरिस्टिक्स। और चौथा है भावनाएं, इमोशन। ठीक है, एक एक करके इन्हें समझते हैं। जोखिम से बचना, ये तो सुनने में उल्टा लगता है। भीड़ के पीछे जाना तो ज्यादा जोखिम भरा होना चाहिए, है ना? ये देखने का नजरिया है। अध्ययन में पाया गया कि जोखिम से बचने की प्रवृत्ति और झुंड व्यवहार में एक मजबूत पॉजिटिव कनेक्शन है। कितना मजबूत? इसका बीटा मान है 0.359। एक मिनट, ये बीटा मान क्या है? इसे आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। बीटा मान बस 2 चीजों के बीच के संबंध की मजबूती को मापता है। इसे एक वॉल्यूम नॉब की तरह समझिए। अगर मान 0 है तो कोई कनेक्शन नहीं है, अगर 1 के करीब है तो बहुत मजबूत कनेक्शन है। तो 0.359 का मतलब है कि ये संबंध काफी मजबूत है। हाँ, सीधे शब्दों में कहें तो जो निवेशक जितना ज्यादा सेफ खेलना चाहता है उसके भीड़ के पीछे चलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। अच्छा, तो ये सोच है कि अगर इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मैं अकेली गलत कैसे हो सकती हूँ? बिल्कुल, अगर डूबे तो सब साथ डूबेंगे, ये एक तरह की झूठी सुरक्षा की भावना है। समझ गई। ये अकेले गलत होने के डर से बचने का एक तरीका है। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पर जो शायद हम सबको पता है। हाँ, अगला फैक्टर तो हम सबकी दुखती रग है, फोमो,
मतलब कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं वाला डर। और ग्रंथालय के पेपर ने इसका जो उदाहरण दिया है वो तो कमाल का है। गेम स्टॉप। हाँ, गेम स्टॉप की कहानी तो आधुनिक बाजार का एक क्लासिक किस्सा बन गई है। रेडिट पर वॉल स्ट्रीट बेट्स नाम के एक ऑनलाइन ग्रुप ने मिलकर एक ऐसी कंपनी के स्टॉक को आसमान पर पहुंचा दिया जिसे बड़े बड़े फंड्स डूबा हुआ मान रहे थे। और जैसे ही लोगों ने देखा कि कुछ लोग रातों रात पैसा बना रहे हैं, सब उस दौड़ में शामिल हो गए। किसी ने कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं देखे, बस ये देखा कि रॉकेट ऊपर जा रहा है और हमें भी इसी पर सवार होना है। लेकिन क्या ये सिर्फ लालच का एक नया फैंसी नाम नहीं है? फोमो शब्द से एक मनोवैज्ञानिक स्थिति जैसा बना देता है, पर असल में तो ये बस जल्दी अमीर बनने की इच्छा ही है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। लालच इसका एक बड़ा हिस्सा जरूर है, लेकिन फोमो में एक सामाजिक दबाव का तत्व भी है। ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक बड़े मूवमेंट या कहानी का हिस्सा ना बन पाने की चिंता भी है। अच्छा, जैसे गेम स्टॉप के मामले में कई लोग सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि हेज फंड्स को सबक सिखाने वाली उस बड़ी कहानी का हिस्सा बनने के लिए भी शामिल हुए थे। बिल्कुल सही। और सचेतास की स्टडी भी फोमो को एक जरूरी फैक्टर मानती है, जिसका बीटा मान 0.261 है। अच्छा, तो फोमो और जोखिम से बचना, ये दोनों तो समझ आते हैं, लेकिन साचेतास अध्ययन कहता है कि सबसे मजबूत प्रभाव किसी और चीज का है। हाँ, अनुमान यानी ह्यूरिस्टिक्स। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। इसका बीटा मान 0.385 है, जो सबसे ज्यादा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि लोग जानबूझकर भीड़ के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि उनका दिमाग शॉर्टकट ले रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा। और ये भारतीय संदर्भ में बहुत ज्यादा मायने रखता है। यहाँ अक्सर निवेश की सलाह कहाँ से मिलती है? दोस्तों से, रिश्तेदारों से। बीटा मान के साथ सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरता है। हाँ, रॉबर्ट शिलर भी अपनी किताब में कुछ ऐसी ही बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक एंकर के बारे में। क्या ये वही चीज है? हाँ, ये उसी से जुड़ा है। शिलर कहते हैं कि निवेशक अक्सर पिछली कीमतों को एक एंकर या एक रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं। जैसे अगर कोई स्टॉक 1000 रुपए तक गया था और अब 600 पर है, तो लोग सोचते हैं, अरे वाह, ये तो डिस्काउंट पर मिल रहा है, वापस 1000 तक तो जाएगा ही। बिल्कुल। वे ये नहीं देखते कि शायद कंपनी की हालत अब खराब हो गई है। ये भी एक तरह का मानसिक शॉर्टकट ही है। और चौथा फैक्टर है भावनाएं, डर और लालच। शिलर इसे एनिमल स्पिरिट्स कहते हैं। हाँ, पशु आत्मा। ये नाम मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगा है, क्योंकि ये हमारे अंदर के उस आदिम हिस्से की बात करता है जो तर्क से नहीं, भावनाओं से चलता है। जब आप देखते हैं कि आपका पोर्टफोलियो हर दिन 10% बढ़ रहा है, तो लालच तर्क पर हावी हो जाता है। और जब बाजार गिरने लगता है तो डर आपको ऐसे फैसले लेने पे मजबूर कर देता है जो शायद आप शांति से कभी नहीं लेते। ये एनिमल स्पिरिट्स ही हैं जो बाजार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव को बड़े तूफान में बदल देती हैं। तो ये तो हो गया मनोविज्ञान, लेकिन जैसा ग्रंथालय का पेपर बताता है, इस पुरानी आग में घी डालने का काम एक नई चीज कर रही है, सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया ने इस पूरे खेल को बदल कर रख दिया है। पारंपरिक मीडिया जैसे अखबार या टीवी और सोशल मीडिया में एक बुनियादी फर्क है। पारंपरिक मीडिया एक वन वे स्ट्रीट है, जहाँ जानकारी ऊपर से नीचे आती है और धीरे धीरे आती है। सही कहा। मतलब आज अखबार में कुछ छपेगा तो लोग उसे पढ़ेंगे, सोचेंगे, शायद कल उस पर कोई एक्शन लेंगे। लेकिन सोशल मीडिया एक 2 वे सुपरफास्ट हाईवे है। बिल्कुल। यहाँ जानकारी हर दिशा से तुरंत आती है। ट्विटर, रेडिट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सब अब बहुत बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। ये जानकारी का एक तरह का डेमोक्रेटाइजेशन है, जहाँ एक छोटा रिटेल निवेशक भी अपनी बात रख सकता है और बाजार को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इस लोकतांत्रिकरण के अपने खतरे भी हैं। जैसे हर कोई डॉक्टर बन जाए तो क्या होगा? सही कहा। इसका सबसे बड़ा खतरा है गलत सूचना यानी मिस इन्फॉर्मेशन का फैलना। सोशल मीडिया पर एक अफवाह जंगल की आग की तरह फैल सकती है और तर्क संगत विश्लेषण के लिए कोई समय ही नहीं बचता। कोई भी एक गुमनाम अकाउंट किसी स्टॉक के बारे में झूठी खबर फैला सकता है, और जब तक सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत से लोगों का नुकसान हो चुका होता है। और ग्रंथालय पत्र में मीम स्टॉक्स का जिक्र है। गेम स्टॉप और एएमसी जैसी कंपनियां, जिनके शेयर की कीमतें कंपनी के मुनाफे की वजह से नहीं, बल्कि ऑनलाइन मजाक, मीम्स और एक तरह की सामूहिक सोच, ग्रुप थिंक की वजह से बढ़ी। हाँ, उनके पेपर में एक टेबल है जो दिखाती है कि 2021 में गेम स्टॉप की कीमत में 1700% का उछाल आया। ये अविश्वसनीय है। और ये घटना पारंपरिक वित्तीय सिद्धांतों को सीधी चुनौती देती है, खासकर कुशल बाजार परिकल्पना यानी एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को। ईएमएच ये क्या है? ईएमएच का मूल विचार ये है कि किसी भी समय एक स्टॉक की कीमत उसमें उपलब्ध सभी जानकारियों को दर्शाती है।
मतलब बाजार एक सुपर स्मार्ट कंप्यूटर की तरह है जो सब कुछ जानता है और हमेशा सही कीमत तय करता है। इस थ्योरी के हिसाब से आप बाजार को हरा नहीं सकते क्योंकि कोई सीक्रेट जानकारी है ही नहीं। लेकिन मीम स्टॉक्स ने तो इस थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी। सही बात है। गेमस्टॉप की कीमत उसकी बिक्री या मुनाफे को नहीं बल्कि रेडिट पर चल रहे सेंटिमेंट को दर्शा रही थी। ठीक यही बात है। सोशल मीडिया बाजार में भावना संचालित अस्थिरता यानी सेंटिमेंट ड्रिवन वॉलेटिलिटी लाता है। यहाँ कीमतें तर्क से नहीं बल्कि सामूहिक भावना से तय होती हैं। ये बाजार की दक्षता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। तो जब ये मनोविज्ञान और सोशल मीडिया का कॉकटेल इतने बड़े पैमाने पर काम करता है तो इसका नतीजा क्या होता है? रॉबर्ट शिलर की किताब साफ कहती है, सट्टेबाजी के बुलबुले, स्पेक्युलेटिव बबल्स। और ये बुलबुले बनते कैसे हैं? शिलर कहते हैं कि ये कहानियों से बनते हैं। जब कीमतों में बढ़ोतरी की कहानियां एक से दूसरे व्यक्ति तक फैलती हैं तो एक फीडबैक लूप बन जाता है। कीमतें बढ़ती हैं, लोग पैसा बनाते हैं, वे और लोगों को बताते हैं, नए लोग बाजार में आते हैं और कीमतें और बढ़ती हैं। और सोशल मीडिया इस कहानी को फैलाने के लिए एक परफेक्ट मेगाफोन का काम करता है। और ये कोई नई बात नहीं है। शिलर ने 1901, 1929 की महामंदी और 1966 जैसे ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं। हाँ, जहाँ प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बहुत ज्यादा हो गया था और उसके बाद बाजार में बड़ी गिरावट आई। इतिहास खुद को दोहराता रहता है और जब ये बुलबुले फूटते हैं तो परिणाम गंभीर होते हैं। जैसा कि साचेतास अध्ययन कहता है, झुंड व्यवहार बाजार में अक्षमताओं और अस्थिरता को बढ़ाता है। कीमतें कंपनी की असलियत से इतनी दूर चली जाती हैं कि एक दिन उन्हें वापस जमीन पर आना ही पड़ता है। और उस क्रैश में सबसे ज्यादा नुकसान उन निवेशकों का होता है जो फोमो के चक्कर में सबसे आखिर में बुलबुले के चरम पर इसमें शामिल हुए थे। तो सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है? क्या हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं? साचेतस अध्ययन का निष्कर्ष है कि निवेशक शिक्षा मतलब इन्वेस्ट एजुकेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अगर निवेशकों को विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन मतलब अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर फैलाना, हाँ, और जोखिम रिटर्न के बीच के संबंध को समझना और भावनाओं में बहकर फैसले लेने से बचने के बारे में सिखाया जाए तो शायद वे इस झुंड का हिस्सा बनने से बच सकते हैं। लेकिन ये कहना आसान है और करना मुश्किल। जब आपका पड़ोसी आपको बता रहा हो कि उसने एक हफ्ते में अपनी पूंजी दोगुनी कर ली है तो शांत दिमाग से बैठना बहुत मुश्किल होता है। शिक्षा उस फोमो की आग को कैसे बुझा सकती है? आप सही कह रही हैं, ये बहुत मुश्किल है। शिक्षा एक डिफेंस मैकेनिज्म है, गारंटी नहीं। शायद इसका कोई एक सूत्रीय समाधान है ही नहीं। ये बाजार के स्वभाव का हिस्सा है। हमें बस ये उम्मीद करनी होगी कि लोग अपनी गलतियों से सीखें। लेकिन इतिहास बताता है कि सामूहिक याददाश्त बहुत छोटी होती है। तो आज के इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो कुछ बातें साफ हैं। बाजारों में झुंड में चलने की आदत कोई संयोग नहीं है। इसके पीछे फोमो, जोखिम से बचने की हमारी फितरत और तेज फैसले लेने के लिए हमारे दिमाग के शॉर्टकट्स जैसी गहरी